तो देखो बेटा एंजाइम होता क्या है, ठीक है ना। तो एंजाइम वैसे एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। और ये कौन सा प्रोटीन हो सकता है, इसको बोलते हैं हम, जो एंजाइम होता है कौन सा प्रोटीन होता है। इसमें हमने फाइबर प्रोटीन पढ़ा, और दूसरा कौन सा प्रोटीन पढ़ा बेटा? ग्लोब्यूलर, ठीक है ना, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो जो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, ये किसके बने होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बने होते हैं। ये हमने तो एक लाइन में पढ़ लिया कि एक प्रकार का क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कौन? एंजाइम, ठीक है ना। और जो हमारे शरीर में, ठीक है ना, यहाँ पर देखो जो हमारे शरीर में क्या होती हैं, जितनी जैव क्रियाएं होती हैं उनको संचालित करने के लिए एंजाइम की अति आवश्यकता होती है, ठीक है ना। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे शरीर में खाना है, हमने खाना खाया, और खाना खाने को लगभग इसको यदि पचाने के लिए हमें कितने समय की जरूरत पड़ती है बेटा? लगभग 24 घंटे में हमारा खाना पच चुका होता है ना। यदि हम देखेंगे तो 24 घंटे में पच चुका होता है, यानी कि पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका होता है। ये होता है किसके कारण? एंजाइम के कारण, ठीक है ना। और यदि हमारे शरीर में एंजाइम ना हो, हमारे शरीर में क्या ना हो? एंजाइम ना हो, तो लगभग लगभग इस खाने को, जो हमने खाना खाया उसको पचाने में 50 साल लग जाएंगे। समझ में आ रही बात? यानी कि कम से कम इसमें 50 वर्ष इसमें पूरे लग जाएंगे, जो हमने खाना खाया। तो आप समझ सकते हैं कि एंजाइम कितने महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए। इन्होंने इन एंजाइमों ने ये जो खाना था जिसने 50 वर्ष में पचना था, वो क्या हुआ? 24 घंटे में पचा दिया। तो इतना महत्वपूर्ण होता है बेटा। अब वो उन एंजाइमों के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो देखो उन ग्लोबल प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन को, इनको क्या कहा जाता है? इनको हम कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये प्रोटीन है एंजाइम को, वो कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है ना। और जीवित तंत्र में क्या करता है? एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन कौन करते बेटे जीवित तंत्रों में उत्प्रेरक का कार्य? एंजाइम। क्लियर? इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। और ये सारे के सारे क्या हैं? एंजाइम क्या होते हैं? क्या होता है बेटा एंजाइम? एक बार रिपीट कर दो। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। और कौन से प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। लेकिन इसमें से अधिकांश तो क्या होंगे? प्रोटीन होंगे। लेकिन कुछ इसमें क्या होता है बेटा? कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो, जिनमें प्रोटीन नहीं होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं अप्रोटीन होते हैं, यानी कि प्रोटीन नहीं होता है। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो प्रोटीन नहीं है। और इस समूह को, जो प्रोटीन नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं प्रोस्थैटिक। क्या बोलते हैं? प्रोस्थैटिक समूह। जो प्रोटीन नहीं है, इसमें अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अधिकांश जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन होते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं? कुछ ऐसे हैं जो प्रोटीन नहीं है, और उस समूह को कहते हैं हम प्रोस्थैटिक समूह। क्या बोलते हैं उनको? प्रोस्थैटिक समूह। और जो प्रोस्थैटिक समूह होते हैं बेटा, उनमें जैसे मान लीजिए सपोज जिंक है, Zn है, और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, जिंक आयन हो गया। मैग्नीशियम हो गए, ये भी एंजाइम है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीज है, 2 पॉजिटिव चार्ज। कोबाल्ट है, ये सारे एंजाइम है, ध्यान रखना। ये क्या होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज। पोटेशियम है और सोडियम है। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये प्रोस्टैटिक समूह के अंतर्गत आते हैं, ये सारे आयन। और कुछ ऐसे क्या होते हैं? ये तो सारे अकार्बनिक तत्व हैं, जो क्या है? प्रोटीन नहीं है ना। ये क्या नहीं है? प्रोटीन नहीं है। इनको कहते हैं प्रोस्थैटिक समूह। अब इनमें क्या होता है बेटा? कुछ इनके ये जो धातु हैं, सारे के सारे धातु हैं,
इनको हम बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं इनको? कोफैक्टर। क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। ये थोड़ा सा ऐसा समझने वाला टॉपिक है, तो इनको क्या कहा जाएगा? कोफैक्टर है। ठीक है ना? और यदि एक क्या होते हैं इनमें, एक अप्रोटीन वाला कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बन से बने होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, और उनको कहा जाता है बेटा को एंजाइम। को एंजाइम, उनको क्या कहेंगे? को एंजाइम। ठीक है ना? क्या कहा जाएगा उनको? को एंजाइम। तो इनको हम को एंजाइम भी कह सकते हैं। ठीक है। और को एंजाइम में कौन कौन से आते हैं? को एंजाइम में होता है जैसे थायमीन। थायमीन एक को एंजाइम है। नियासिन, क्या होता है? नियासिन, ये भी क्या है? को एंजाइम है। एक और है राइबोफ्लेविन। राइबो और फ्लेविन, क्या बोलते हैं इसको? राइबोफ्लेविन। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा हमारे पास? ये को एंजाइम है। ठीक है ना? और ये जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमारे पास विटामिन बी 12 होता है, तो विटामिन बी 12 में भी साइनोकोबालमिन होता है, यानी कि कोबाल्ट उसमें क्या होता है? एंजाइम होता है। और ये कैसे होते हैं? प्रोटीन नहीं होते। ये वाले एंजाइम क्या नहीं होते हैं? प्रोटीन नहीं होते। तो इस प्रकार से हम समझ गए होंगे कि एंजाइम क्या होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और वो प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना? जो जीवित तंत्र में एक उत्प्रेरक का कार्य करती है। जो हमारा जीवित तंत्र है, यहाँ पर ये क्या काम करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से हम क्या समझ सकते हैं इसको, कि ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है। अब एंजाइम के उदाहरण कौन कौन से उनके नाम क्या होते हैं बेटा? है ना? उन एंजाइमों के क्या क्या नाम हो सकते हैं, उनको बता देंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे एंजाइम कौन कौन से, जैसे इन्वर्टेज है, इनको नोट कर लीजिएगा, है ना? इन्वर्टेज है बेटा। तो इन्वर्टेज क्या काम करता है? जो इन्वर्टेज है, ये इन्वर्टेज क्या काम करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। जो हमारे पास सुक्रोज होगा, उसको किस में तोड़ेगा? एक तो ग्लूकोज बनाएगा और दूसरा फ्रक्टोज बनाएगा। ये काम किसका होता है? ये एंजाइम का काम होता है। कौन सा एंजाइम है? कौन सा एंजाइम है बेटा? इन्वर्टेज। नोट कर लीजिएगा, इन्वर्टेज, है ना? ये इन्वर्टेज नामक एंजाइम है, जो क्या कर देता है? सुक्रोज को, किसको? सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? एक तो चेंज कर देता है ग्लूकोज, और दूसरा किस में टूट जाता है? फ्रक्टोज में। ग्लूकोज क्या होता है बेटा? किसे कहते हैं ग्लूकोज? कैसे पहचानोगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कैसे पहचान पाओगे? ग्लूकोज सर और इनमें ग्रुप फ्रक्टोज। कौन सा होता है? हाँ सर इनमें ग्रुप अलग अलग होते हैं सर। हाँ, कौन सा ग्रुप होता है? ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? बताओ बेटा, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है? किसी को मालूम नहीं? सर एल्डिहाइड। हाँ, ग्लूकोज में क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन। बिल्कुल, बिल्कुल राइट। यहाँ ये ध्यान रखना आपको, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है? C6H12O6 होता है ना? दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, और फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है, और जबकि फॉर्मूला क्या है? सेम है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या करता है, जो इन्वर्टेज है, ये मैं पूछूंगा अब आप लोगों से, जैसे ये पूछ रहा हूं इसी प्रकार से पूछूंगा कि इन्वर्टेज का क्या काम होता है। तो इन्वर्टेज का काम होता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ना। ठीक है ना? किस में तोड़ना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ना। किसका काम?
सुक्रोज का काम। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, देखो दूसरा एग्जाम्पल है एमाइलेज। क्या है? एमाइलेज। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है एमाइलेज। ठीक है ना, क्या होगा? एमाइलेज। तो ये एक प्रकार का एंजाइम है एमाइलेज। तो एमाइलेज का क्या काम होता है? यदि हम जो एमाइलेज होता है, बताया था मैंने पहले भी, ये क्या काम करता है बेटा? ये स्टार्च होता है जो हमारे पास, क्या होता है? स्टार्च होता है, इसको तोड़ देता है एन मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। जो एमाइलेज है ये क्या काम करता है? स्टार्च को एन मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। एक और है बेटा इसमें, माल्टेज। देखो माल्टेज का क्या काम होता है? कौन बताएगा बेटा? माल्टेज। दूसरा इसमें माल्टेज, ये माल्टोज भी कह सकते हैं इसको, है ना? माल्टेज है वैसे, माल्टेज। क्या क्या करेगा बेटे? माल्टेज क्या काम करेगा? माल्टेज, ये है माल्टेज। ये ध्यान रखना, ये क्या करता है बेटा? ये एग्जांपल है माल्टोज को। किसको? माल्टोज को किसमें ग्लूकोज तोड़ में दे? तोड़ देते। हाँ, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। ठीक है ना, ये 2 मॉलिक्यूल क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। तो ये ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद है लैक्टोज। ये भी क्या है? लैक्टेज, सॉरी, लैक्टेज। लैक्टेज क्या है? एंजाइम। ये क्या करेगा? जो लैक्टोज होता है ना, जो क्या होगा? लैक्टोज होगा। लैक्टोज को क्या करेगा? लैक्टोज को 2 भागों में तोड़ देता है। एक होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, और दूसरा किस में तोड़ेगा? गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है ना, ये 2 भागों में तोड़ देता है। और यूरिएज, एक लास्ट वन है यूरिएज। वैसे बहुत सारे एंजाइम है बेटा इसमें, लेकिन मैं कुछ ही दिखा रहा हूँ आप लोग, है ना। जैसे यूरिएज है, तो यूरिएज क्या कर देता है? एक तो यूरिया को, यूरिया देखा होगा आप लोगों ने, यूरिया, यूरिया को क्या कर देता है? यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में तोड़ देता है। ये है एग्जाम्पल किसका? यूरिएज का। उसके बाद हो सकता है पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है ना। तो पेप्सिन का काम होता है, क्या काम होता है पेप्सिन का? प्रोटीन्स को क्या कर देता है? अमीनो एसिड में तोड़ देता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। ट्रिप्सिन का काम भी वही है और पेप्सिन का काम भी वही। उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या काम होता है? ये डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। ये मैं केवल वैसे ही बता दे रहा हूँ। और डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देता है? डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को डीएनए में तोड़ देता है। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या है हमारे पास? एंजाइम। ठीक है ना। तो एंजाइम परिभाषा क्या लिखोगे आप लोग? यहाँ एक प्रकार का प्रोटीन है, और वो कौन सा प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है ना, जो जीवित तंत्र में एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लियर? अब इसकी विशेषता क्या होती है? ये विशेषताएं बहुत ज्यादा पूछी जाती है इसमें। यदि देखोगे तो इसकी विशेषता क्या होती है या गुण क्या होते हैं? एंजाइम के क्या गुण हो सकते हैं? एंजाइम का पहला गुण ये होता है बेटा, ये विशिष्ट प्रकार के होते हैं, है ना। यानी कि इनकी विशिष्टता होती है। यदि हम एंजाइम के गुण देखेंगे तो गुण क्या हो सकते हैं? यहाँ पर गुण देखोगे तो ये पहला गुण इसका ये है, ये विशिष्टता को दिखाता है, स्पेसिफिसिटी। विशिष्टता का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, कोई एंजाइम है तो एक विशेष अभिक्रिया के लिए ही उत्प्रेरक का कार्य करेगा, अन्य के लिए नहीं करेगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये देखेंगे, ये केवल एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। अब जैसे यहाँ पर यूरिया है और ये जल के साथ मिलकर के, देखो यहाँ पर यूरिएज लिया, तो यूरिएज क्या करेगा?
यूरिया प्लस जल यूरिएज की उपस्थिति में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। स्पेसिफिक हो गया। केवल यूरिया को इसकी जगह पर, यदि इसके जगह पर दूसरा ले लेते हैं एन मिथाइल यूरिया ले लेते हैं, मान लीजिए हम दूसरा लेते हैं, यूरिएज केवल क्या करेगा, यूरिया को कन्वर्ट करेगा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसकी जगह पर यदि मान लीजिए सपोज ये आ गया CH3, ठीक है ना, NH और CO NH2, इसको बोलते हैं क्या बेटा, इसको बोला जाता है एन मिथाइल यूरिया। एन मिथाइल यूरिया है, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, एन मिथाइल यूरिया। और इसको जल के साथ, पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे और यदि हमने क्या लिया, यूरिएज लिया मान लीजिए एंजाइम, तो ये कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि सिंपल जितने भी हमारे पास क्या है एंजाइम है, वो एक एंजाइम एक निश्चित अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए भी करेगा, ठीक है ना। तो ये विशिष्टता है इसकी, ये स्पेसिफिक होती है ना। इन्वर्टेज का काम क्या है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देता है, फ्रक्टोज में, सॉरी, सुक्रोज क्या काम करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, ऐसे ग्लैक्टोज में नहीं तोड़ पाएगा इसको, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट यदि हम इसमें देखें, उत्प्रेरक दक्षता, यानी कि जो कैटालिटिक इफिशियंसी है, एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है ना। उत्प्रेरक का काम माने जो बहुत धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है उसको जल्दी कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील उत्प्रेरक है और क्रिया की दर को कई गुना बढ़ा देते हैं। जो क्रिया क्या हो जाती है, जल्दी जल्दी हो जाती है, तो ये अत्यधिक क्रियाशील होने से क्या होगा, अभिक्रिया की दर को बहुत तीव्र कर देती है। तो पहला तो एक विशेषता है, यहाँ पर हम इसको नोट भी कर लेंगे यदि आप लोग चाहें तो, इनको स्क्रीनशॉट खींच ले बेटा इसको, है ना। देखो ये क्या है, ये केवल, देखो विशिष्टता नोट करेंगे, विशिष्टता है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। देखो विशिष्टता, ये हेडिंग है विशिष्टता। तो यहाँ पर विशिष्टता में क्या होगा, ये केवल एक अभिक्रिया के लिए, देखो ये केवल एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया के लिए ही उत्प्रेरक का कार्य करती है। दूसरा पॉइंट इसका देखोगे तो उत्प्रेरक दक्षता, है ना, उत्प्रेरक दक्षता, है ना। ये इसमें क्या होता है, एंजाइम अत्यधिक क्या होते हैं, क्रियाशील उत्प्रेरक है और ये क्रिया की दर को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ये पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है ना। तीसरा यदि देखो बेटा, तीसरा क्या है इसमें, उत्प्रेरक, देखो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, उत्प्रेरक की जो कम मात्रा होती है, कम मात्रा भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए काफी होती है। यानी कि वैसे इसमें एंजाइम देखोगे तो एंजाइम हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है, अधिक मात्रा में नहीं होता बेटा, थोड़ी सी मात्रा, है ना। और उससे क्या हो जाता है, ये अभिक्रिया को कंप्लीट कर लेता है। तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो क्या होंगे, जो उत्प्रेरक होगा, उत्प्रेरक कम मात्रा में भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने में क्या होता है, के लिए काफी होता है ना। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि रेनिन, ठीक है ना, रेनिन होता है। तो रेनिन क्या होता है बेटा, ये इसकी थोड़ी सी मात्रा भी यदि रेनिन हुआ हमारे पास, है ना, रेनिन यदि थोड़ी मात्रा में भी है, रेनिन क्या है, रेनिन क्या है बेटा, रेनिन एंजाइम है, क्या है, एंजाइम। ये कहाँ मिलता है, हमारा जो अमाशय है उसमें निकलता है, अमाशय की दीवारों से, है ना। तो अमाशय जिसको हम स्टोमक बोलते हैं, स्टोमक की दीवारों से निकलता है रेनिन। और रेनिन की जो थोड़ी सी मात्रा है, क्या होता है, कई गुना दूध प्रोटीन को क्या कर देता है, उस स्कंदित कर देता है। स्कंदित का मतलब फिर वही क्या बना देगा, इसको सॉलिड बना देगा, ठोस बना देता है। क्या बना देता है, ठोस बना देता है। जो दूध होता है, दूध को क्या कर देगा, ठोस फॉर्म में बना देगा, क्योंकि हमारे शरीर में डायरेक्ट लिक्विड का कोई पाचन नहीं होता, है ना, लिक्विड का केवल एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस दूध को डायरेक्ट हम पचा नहीं पाते हैं, तो इसलिए क्या होता है, रेनिन क्या कर देता है, रेनिन इस दूध को क्या कर देता है, पहले ठोस बना देता है। ठोस माने जिस प्रकार से दही होता है इस टाइप से बना लेता है ना। तो ये क्या कर देता है, रेनिन। तो इसकी थोड़ी सी मात्रा भी क्या कर देता है, बहुत सारा जो प्रोटीन होता है उसको स्कंदित कर देता है।
क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तीसरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, पूछा जाएगा प्रोटीन की विशेषताएं लिखो, है ना, या गुण लिखो उसके। तो तीसरा तो ये हो गया, उत्प्रेरक की कम मात्रा भी क्या कर देता है, जो उत्प्रेरित है करने के लिए काफी मानी जाती है। पहला तो सबसे पहले क्या था, ये स्पेसिफिक होता है, एक अभिक्रिया के लिए विशेष प्रकार के ही क्या होंगे, देखो केवल एक, इसमें क्या है, ये केवल एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। दूसरा क्या है, ये एंजाइम क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और क्या होते हैं, क्रियाशील उत्प्रेरक हैं, और अभिक्रिया की दर को क्या हो जाता है, कई गुना बढ़ा देती है। ठीक है ना? यहाँ पर जो तीसरा है, उत्प्रेरक क्या होता है, कम मात्रा में होगा, उत्प्रेरक क्या होगा, कम मात्रा में होगा, और ये क्या कर देता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में उत्प्रेरित करता है ना? यानी कि इसकी जो कम मात्रा भी क्या कर देती है, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए बहुत अधिक होती है। जैसे हमने बताया, रेनिन थोड़ी सी मात्रा में होगी तो वो कई गुना दूध को भी क्या कर देता है, स्कंदित कर देता है। ठीक है ना? उसके बाद है चौथा पॉइंट है बेटा इसमें, अनुकूलतम तापमान और पीएच। ठीक है ना? इसमें क्या माना जाता है, ये होता क्या है कि जो हमारे शरीर का तापमान होता है, कितना होता है बेटा हमारे शरीर का तापमान, 37 डिग्री। हाँ, 36.9 डिग्री, है ना, इसको 37 के लगभग मानते हैं, है ना, डिग्री सेल्सियस। या हम दूसरे फ़ारेनहाइट स्केल में देखते हैं तो 98.4 फ़ारेनहाइट, दो स्केल होता है हमारे पास, है ना। यदि हम डिग्री सेल्सियस में बोल रहे होंगे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारे शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में देखेंगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या माना जाता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं, ये इस ताप पर क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह क्रियाशील होते हैं, इस ताप पर बहुत अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना? ये देखो कह रहा है, किसी एंजाइम की उत्प्रेरकीय क्रियाशीलता किसी भी विशिष्ट ताप पर या पीएच पर अधिकतम होती है। तो यहाँ पर ये मान के चलो, ये जो हमारे पास 36.9 डिग्री सेल्सियस है, इस ताप पर क्या होता है, सबसे अच्छी क्या होती है, क्रियाशीलता होती है एंजाइम की। क्लियर? यदि मान लीजिए 36 से कम हुआ, हमारे शरीर का तापमान कम हुआ, तो इसकी जो क्रियाशीलता है एंजाइम की, ये मंद हो जाती, धीमी हो जाती है। और यदि क्या हुआ, शरीर का तापमान देख लीजिएगा, यदि मान लीजिए 36 की जगह क्या हो जाए, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ये क्या होगा, जो हमारे एंजाइम हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और अपनी क्रियाशीलता को खत्म कर देते हैं। इसलिए हमारे शरीर का ताप बढ़ना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, जो शरीर के अंदर जो तापमान है, क्योंकि इस ताप पर बहुत अच्छी तरह क्या करते हैं, एंजाइम कार्य करते हैं। किस ताप पर? 36.9 डिग्री सेल्सियस पर। इतनी बात समझ में आई बेटा? दूसरा पीएच है, देखो पीएच है, पीएच जानते हैं आप लोग, हमारे जो ब्लड का पीएच होता है, ब्लड में पीएच होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पीएच होते हैं, है ना। ये पीएच भी क्या माना जाता है कि यदि पीएच 7 है तो ये एंजाइम बहुत अच्छी तरह कार्य करते हैं, ये एसिडिक में नहीं करते हैं, बेसिक में नहीं करते हैं। तो हमारे जो शरीर का यदि पीएच देखोगे तो 7 होना चाहिए, ना अम्लीय होना चाहिए, ठीक है ना, और ना क्षारीय होना चाहिए, बल्कि हम क्या क्या होना चाहिए, उदासीन वाला पीएच। उस पीएच पर क्या होगा, जो एंजाइम है बहुत अच्छी क्रियाशीलता को दिखाते हैं। ठीक है बेटा, ये 2 पॉइंट याद रखना। उसके बाद है एंजाइम संदमक, है ना, ये इनहिबिटर्स बोलते हैं बेटा इसको, इनहिबिटर्स, है ना, संदमक है वो। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर देता है, इसमें क्या माना जाता है कि जैसे देखो हाइड्रोजन साइनाइड है, H2S है, CS2 है, की उपस्थिति में क्या हो जाता है, एंजाइम अपनी क्रियाशीलता खो देता है। यानी कि इन पदार्थों को, मान लीजिए हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, हमारे शरीर में कहीं से प्रवेश कर जाए,
तो हमारे जो एंजाइम होगा उसकी क्रियाशीलता को खो देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S गैस होती है ना, ये भी हमारे क्या कर देगा, इसकी उपस्थिति में जो हमारे एंजाइम है क्रियाशीलता खत्म हो जाएगी। कार्बन डाइसल्फाइड है, इन तीन पदार्थों की वजह से जो हमारे एंजाइम्स है वो कार्य करना बंद कर देते हैं, तो ये हमारे लिए हानिकारक भी होता है। ये हमारे लिए क्या माना जाता है, हानिकारक। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो कार्य हैं इसके, किसके, एंजाइम के कौन कौन से कार्य, इनको आप स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो, इंपॉर्टेंट है सारे के। ये तो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और इस हेडिंग के रूप में पूछा जाएगा कि एंजाइम की क्या विशेषताएं हैं, एंजाइम की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट्स। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हो जाए। तो ये हो गया किसकी, एंजाइम की विशेषताएं। अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो एंजाइम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये माना गया है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। एंजाइम किस प्रकार से उत्प्रेरण का कार्य करता है। तो देखो बेटा, इसमें एंजाइम के लिए एक नियम दिया था, ये दिया था फिशर ने। और फिशर ने क्या कहा, ताला चाबी क्रियाविधि। इसकी जो मैकेनिज्म क्या है, ताला चाबी है ना। तो ताला चाबी क्रियाविधि क्या होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक ताले पर एक विशेष चाबी लगती है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी ताले की चाबी किसी अन्य ताले पर लग जाए, नहीं लगती। जैसे हमारे पास घर में ताला है तो उस हमारी चाबी उससे एक ताला खुलता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम को इन्होंने कहा कि एंजाइम अणुओं की सतह पर एक सक्रिय स्थान अथवा गड्ढा उपस्थित होता है। जो हमारे पास जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है, ये कोई पदार्थ है, देखो यहाँ पर कोई पदार्थ है, हमने एक पदार्थ लिया, मान लीजिए इस प्रकार से कोई पदार्थ है, ठीक है ना। और इस पदार्थ में क्या माना गया है, उसने कहा कि इसमें क्या है, देखो एंजाइम अणुओं की सतह पर सक्रिय स्थान अथवा गड्ढे उपस्थित होते हैं। देखो यहाँ पर सक्रिय स्थान या गड्ढे, ये मान लीजिए हमने इसको एंजाइम मान लिया, ठीक है ना, ये एंजाइम, ठीक है ना, हमने एंजाइम मान लिया। और इसमें क्या है, इस निश्चित स्थान पर क्या है, कुछ सक्रिय स्थान है या जिनको हम क्या कह रहे हैं, गड्ढे कह रहे हैं। इसमें पहले में क्या होता है, देखो दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में एंजाइम ई का क्रियाकारक पदार्थ सबस्ट्रेट एस द्वारा जुड़ना, जैसे ई है और ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट से जुड़ेगा। पहले स्थिति में क्या होता है कि देखो एंजाइम ई है ना, जिसको क्या कहा जाता है, क्रियाकारक पदार्थ, और सबस्ट्रेट द्वारा क्या होता है, जुड़ना, एवं एंजाइम एस, ठीक है ना, और हाइब्रिड बोलते हैं बेटा, संकर है जो शब्द है, हाइब्रिड का निर्माण करना। देखो ये यहाँ पर क्या हो गया, इससे जुड़ा और इसने एक हाइब्रिड बना दिया, संकर बना दिया इस टाइप से, ठीक है ना, ये बन गया। तो इसको कहा जाता है ईएस। जैसे ये देखो, ये क्या है यहाँ पर, एंजाइम है, और ये क्या है यहाँ पर, सबस्ट्रेट है, ये दोनों जुड़े और ईएस का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या होगा, जो संकर से उत्पाद का निर्माण होना है, जो ये हमारे पास क्या है, हाइब्रिड बना हुआ है, यहाँ पर क्या बना हुआ, हाइब्रिड, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, ये उत्पाद बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। तो दो स्टेप में यहाँ पर क्या होता है, ये एंजाइम, और यहाँ पर क्या है, कौन सी विधि है, ये ताला चाबी क्रियाविधि कहलाती है। ताला चाबी क्रियाविधि यानी कि एक ताले के लिए जिस प्रकार से एक विशेष चाबी होती है, ऐसे ही क्या होगा, कोई हमारे पास अणु है, उसके लिए क्या होगा, विशेष एंजाइम का ही प्रयोग होगा, ठीक है ना, इसको कंप्लीट होने के लिए। और तीसरे पद में देखो, एंजाइम से क्या होगा, ये एंजाइम था, इससे हमें उत्पाद मुक्त हो गया। देखो एंजाइम है और ये उत्पाद को मुक्त कर दिया इसने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीन स्टेप में होता है बेटा। और एंजाइम का उपयोग क्या हो सकता है, क्या हो सकता है एंजाइम का उपयोग,
एंजाइम का उपयोग कार्बोहाइड्रेट के किण्वन के लिए किया जाता है ना? कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा अल्कोहल बनाने। जो अल्कोहल बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? किण्वन विधि द्वारा। और किण्वन में हम क्या प्रयोग करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा वहां पर दो प्रकार के एंजाइम हम प्रयोग करते हैं, एक होता है इन्वर्टेज और दूसरा क्या होता है बेटा? जाइमेज। ये दो एंजाइम का हम प्रयोग करते हैं, तब जाकर के कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। दूसरा इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं? दूध से पनीर के निर्माण में भी हम इस एंजाइम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एंजाइम के दो उपयोग थे। कौन कौन कहाँ कहाँ पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं? तो ये छोटा सा टॉपिक था बेटा एंजाइम, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें ये है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? किसे कहते हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड? जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लिक अम्ल जो है जैव अणु होते हैं। क्या होते हैं? जैव अणु। इसको हम बायोमोलिक्यूल कह सकते हैं। जो हमारे पास न्यूक्लिक अम्ल है वो क्या है? बायोमोलिक्यूल। क्या है? बायोमोलिक्यूल, ठीक है ना? न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? जैव अणु होते हैं। दूसरा यदि हम देखेंगे ये सभी जीवों में, जीवों की जो जीव होते हैं सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होंगे, जितने भी जीव हैं उनकी जो कोशिका होती है बेटा, कोशिका है, कोशिका के पास क्या होता है? केंद्रक होता है, और इस केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं, और ये सभी जीवों के कोशिकाओं के केंद्रक में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इनकी जो संरचना होती है, संरचना कैसे होती है? धागे के समान होती है, ऐसे धागे के समान होती है। ये न्यूक्लिक अम्ल की विशेषताएं बता रहा हूं आप लोगों को। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? जैव अणु होते हैं। दूसरा, जितने भी हमारे पास जीव होते हैं उन जीवों के केंद्रक में उपस्थित होता है, और इनकी संरचना कैसे होती है? धागे के समान होती है। जो जीवित कोशिकाओं में क्या होता है? प्राणियों के विकास और प्रजनन में क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनकी क्या होती है? एक तो विकास में, और दूसरा प्रजनन में क्या माना जाता है? इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है ना? अब न्यूक्लिक अम्ल को हम केमिस्ट्री की भाषा के हिसाब से देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है? ये न्यूक्लिक एसिड जैव बहुलक होते हैं। देखो यहाँ पर जैसे माना क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के रूप में रहते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम उनको देखेंगे, अलग अलग रूप में देखेंगे। देखो न्यूक्लिक एसिड जैव बहुलक होते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के तब बनाते हैं क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। इनमें उपस्थित जो इकाई की यदि माना देखेंगे जैव बहुलक है, और इनमें क्या होगा? उपस्थित इकाई न्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना? यहाँ पर क्या कह सकते हैं? इसको हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इकाई को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना? ये क्या है? पहले इसको समझ लो। जो हमारे पास क्या है बेटा? ये है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना? न्यूक्लिक एसिड क्या है? इसको ऐसे समझ लेते हैं। ये मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है? पॉलीमर्स है एक प्रकार का, है ना? और कौन सा बहुलक है? जैव बहुलक है। क्या है? बहुलक है। और कौन सा बहुलक है? जैव बहुलक। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि बहुलक क्या होता है बेटा? बहुलक क्या होते हैं? छोटे एक लक से मिलकर के बने होते हैं। ये बहुलक है ना, इनमें क्या होता है? एक लक होते हैं, सॉरी एक लक। एक लक मिला, फिर दूसरा एक लक मिला, तो ऐसे मिल मिल करके क्या बना देते हैं? ये बहुलक बना देते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ये बहुलक बना देते हैं। तो इनका एक लक क्या है? एक लक माने इकाई क्या है? जैसे माना एक ईंट से दूसरी ईंट से फिर मकान बन जाता है ना? तो ऐसे ही इनकी ईंट, ये इकाई के रूप में यदि देखेंगे तो इनको एक लक कहा जाता है।
और इन इकाई से मिलकर के क्या बन जाता है, बहुलक बन जाता है। तो इनकी इकाई क्या है, यदि न्यूक्लिक जो एसिड है, इनकी यूनिट्स इकाई है, वो है बेटा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लियोटाइड एक है, एक यूनिट है, और कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के क्या बन जाता है, फिर न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड देखो बेटा, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हैं, जैसे डीएनए है और आरएनए है ना, ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और इन न्यूक्लिक एसिड्स को देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड भी फिर क्या होंगे, एक तो हमने डीएनए देखा और दूसरा क्या था, आरएनए। डीएनए क्या है बेटा, पूरा नाम क्या है डीएनए का, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक। बिल्कुल, डीऑक्सी राइबोज और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। आरएनए क्या हो गया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल, हाँ, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो प्रकार के हैं। देखो, अब इनको भी जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया, एक तो प्यूरीन है और एक पिरिमिडीन है ना। तो यहाँ न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर देखोगे तो इनके जो नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लिक एसिड्स के भी जो नाइट्रोजन बेस हैं, वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं इसमें, देखो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होता है, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होता है बेटा, एडेनिन, ग्वानिन। बिल्कुल ग्वानिन, और कौन सा होता है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। क्या होता है बेटा, साइटोसिन। और तीसरा चौथा होता है थाइमीन, ठीक है ना, थाइमीन। ये चार होते हैं जो डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये नाइट्रोजन बेस है, किस में पाए जाते हैं, डीएनए में, ठीक है ना। और इन चारों में से दो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, जो प्यूरिन की कैटेगरी में रखे गए, प्यूरिन। प्यूरिन में दो रखे गए, एक तो एडेनिन हो गया और दूसरा ग्वाइनिन हो गया, ठीक है ना। जो हमारे पास क्या होगा, एडेनिन हो गया, एडेनिन जिसको हम ए दिखाते हैं, और दूसरा होता है ग्वाइनिन, क्या दिखाते हैं बेटा, ग्वाइनिन, जिसको हम कैपिटल जी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कैपिटल जी। तो यहाँ पर एक एडेनिन हो गया और एक ग्वाइनिन हो गया। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्यूरिन। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्यूरिन। और दूसरा होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में तीन होते हैं, देखो पिरिमिडीन में तीन होते हैं, कौन कौन से, एक थाइमीन, साइटोसिन, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, थाइमीन होगा और साइटोसिन होगा। लेकिन यूरेसिल क्या होता है, यूरेसिल भी होता है इसमें। तो यहाँ जो डीएनए के नाइट्रोजन बेस हैं, ये चार हैं। एक आरएनए के नाइट्रोजन बेस, आरएनए का नाइट्रोजन बेस क्या होता है बेटा, देखो एडेनिन होगा इसमें, क्या होगा, एडेनिन होगा। फिर दूसरा क्या होगा, ग्वाइनिन भी होगा, क्या होगा इसमें, ग्वाइनिन, ग्वाइनिन भी होता है। तीसरा यदि देखेंगे, साइटोसिन, तीसरा क्या होगा, साइटोसिन, साइटोसिन भी होगा आरएनए में। लेकिन जो थाइमिन है, थाइमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। इसके पास भी चार क्या है, नाइट्रोजन बेस, केवल थाइमिन के स्थान पर क्या है, यूरेसिल है। तो ये आरएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन बेस है बेटा, जो अलग अलग प्रकार के हैं नाइट्रोजन बेस, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर कुछ और अणु हैं, इनकी डिटेल में कल बता पाऊंगा।